वजारत शहरी तरक्यात ने स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क में साफ सफाई के मामले में इंदौर का दबदबा बरकरार है। इंदौर को मुसलसल चौथी बार मुल्क का सबसे साफ सुथरा शहर होने का एजाज हासिल हुआ। इस फहरिस्त में सूरत दूसरे जबकि नवी मुंबई तीसरे नंबर पर है। सर्वे के मुताबिक गंगा नदी के साहिल पर आबाद साफ सुथरे शहरों में वाराणसी सर फहरिस्त है, जबकि जालंधर कैंट सबसे साफ कैंट में है। बधाई देता हूं। स्वच्छता इंदौर का स्वभाव है। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है। और इसलिए गंदगी और कचरा ये कभी भी इंदौर और इंदौर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। इंदौर के साबिक मेयर मालिनी गौड़ ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने एक मुहिम के तौर पर काम किया और अवाम ने भी हमारा साथ दिया। इसके लिए उन्होंने इंदौर के लोगों को मुबारकबाद पेश की। सबसे साफ शहर इंदौर चौथी बार सफाई में नंबर बनाया है और इसका श्रेय वो जाता है मेयर जो हैं, अब हालांकि पूर्व मेयर हो गई हैं, मालिनी गौड़ जी को। जी बताइए, किस तरह की आपने प्लानिंग की थी कि चौथी बार नंबर बनाया? और लगातार जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था तो हमने उसको मिशन बना कर लिया था और पूरी जनता ने, सभी लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और सबसे ज़्यादा धन्यवाद जनता को दूंगी। और हमने सुबह से लेकर शाम तक का जो दिन भर का प्लानिंग करते थे उसी के अनुसार हमने इस अभियान को आगे बढ़ाया, चाहे वो ODF हो, स्वच्छता हो या अन्य जो स्वच्छता के कार्य हैं, रात्रिकालीन स्वच्छता, ये सभी हमने एक मिशन बना कर लिया था और 3 बार लगातार इंदौर शहर नंबर 1 आया है। मैं शहर की जनता को धन्यवाद दूंगी। चौथी बार फिर से हमको पूरी उम्मीद है कि हम नंबर 1 आएंगे और कल भोपाल में इस अवार्ड की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल बैठक के माध्यम। इंदौर के लोगों ने सफाई की आदत डाल ली है, कैसे, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो काफ़ी करी। मैंने करीब 500 बैठकें सभी लोगों को ली थी, सभी से चर्चा की, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, वकील हो या जनता, अन्य जनता हो या इवन बस्ती के लोगों से भी मैंने बैठक के माध्यम से चर्चा की, सभी लोगों को अवेयर किया। कुछ स्ट्रिक्ट निर्णय लेने पड़े, कुछ स्पॉट फाइन करना पड़े, लेकिन आज इंदौर की जनता अवेयर है और उन्हीं की जन भागीदारी से हम इस अभियान को आगे बढ़ा सके। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद इंदौर की जनता को दूँ। अच्छा, आप जब पुरस्कार लेती हैं सफाई को तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि देश की सबसे साफ शहर की मेयर आप रही हैं? बहुत गर्व होता है क्योंकि आप देखिए 4000 शहर, भारत के 4000 शहर में से प्रथम आना ये बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है और बहुत गर्व होता है कि इंदौर शहर का नाम देश ही नहीं विश्व पटल पर गया है, तो बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी की ये बात है कि इंदौर का नाम विश्व पटल पर पहुंच गया है और चौथी बार सफाई में नंबर 1 बना है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हालत में मामूली सुधार आया है। वो मुसलसल वेंटिलेटर पर है। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर निगाह रखी हुई है। ख्याल रहे कि दिल्ली के फौजी अस्पताल में गुज़िश्ता दिनों साबिक सदर जमहूरिया की ब्रेन की सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उनके दिमाग में जमा खून को हटाया था। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राम मंदिर की तामीर के मामले पर दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ओहदेदार मौजूद थे। आपको बता दें, राम मंदिर भवन निर्माण कमेटी के ओहदेदारों की भी इस मीटिंग में शिरकत हुई। वास्तु के माहिरीन की भी इस मीटिंग में शिरकत हुई।
विश्व हिंदू परिषद के लीडर भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मंदिर की तामीर का आगाज हुआ, मीटिंग में ये जानकारी दी गई। काफी अहम खबर है राम मंदिर से जुड़ी हुई। राम मंदिर की तामीर के मामले पर दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ओहदेदार मौजूद थे, साथ ही साथ राम मंदिर भवन निर्माण कमेटी के ओहदेदार भी मौजूद थे। वास्तु के माहिरीन ने भी शिरकत की इस मीटिंग में और विश्व हिंदू परिषद के लीडर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में जानकारी दी गई कि मंदिर की तामीर का आगाज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह पुरस्कार मौत मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तफ्तीश का सिलसिला जारी है। एजेंसी हिदायतकार रूमी जाफरी से पूछताछ कर रही है। ईडी रूमी जाफरी से इसलिए पूछताछ कर रही है क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे। रूमी जाफरी बैंक स्टेटमेंट और आईटी रिटर्न के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। एजेंसी ये जानने की कोशिश करेगी कि आया फिल्म साइन की गई थी या नहीं, क्या सुशांत को कोई एडवांस दिया गया, फिल्म का प्रोड्यूसर कौन था। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 28 लाख से तजावुज कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में 69,600 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 28,36,926 हो गई है। उनमें 6,86,395 एक्टिव मामले हैं, जबकि 20,96,665 अफराद अब तक सेहतियाब भी हो गए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए दादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 977 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। मुल्क में अब तक कोरोना से 53,866 अफराद की मौत हो चुकी है। कोरोना के अब तक 3,26,61,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कल 9 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर कानपुर से जुड़ी हुई। जिला जेल में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। जेल में कोरोना के 14 नए कैदी मिले हैं। अब तक 76 कैदी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। आपको बता दें, कानपुर जेल के 3 गार्ड भी कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। कानपुर से इस वक्त अहम खबर आ रही है। जिला जेल में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जेल में कोरोना के 14 नए कैदी मिले हैं। अब तक 76 कैदी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। वहीं कानपुर जेल के 3 गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कानपुर जिला जेल में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। 14 नए कैदी मिले हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है और अब तक कुल 76 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही 3 गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में रिकवरी रेट बेहतर है। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कोरोना के फैलाव में कमी देखा जा रहा है। इस बीच नए सर्वे के नतीजे सामने आए हैं। दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन के मुताबिक सर्वे में 29.1% अफराद में कोविड-19 के एंटीबॉडी पाए गए हैं। ये सर्वे 1 से 7 अगस्त के दरमियान हुआ था। लोग दिल्ली के अंदर एंटीबॉडीज उनमें मिली है 29.1 उनके अंदर एंटीबॉडीज मिली हैं। एंटीबॉडीज का मतलब ये है कि वो इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ माना जाए तो उसके हिसाब से लगभग 58 लाख लोगों को वो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और वो ठीक हो चुके हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग प्रेवलेंस देखी गई है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है उसमें 29% है, साउथ में 27 है, साउथ ईस्ट में 33 है, न्यू दिल्ली में 24 है और पहले के मुकाबले में जो डिफरेंस है वो 6% से लेकर 50% तक का डिफरेंस देखने में आया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहले 27.7 था जो कि बढ़कर 29.6 हुआ है। इसी तरह से साउथ ईस्ट में जहां 22% था अब 33% हो गया, 50% का इंक्रीज है। और
सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसी में देखने को मिला है। एवरेज इंक्रीज 25% के करीब जो है सीरोलॉजिकल सर्वे में 24-25% के करीब। हैदराबाद में 6.6 लाख कोरोना वायरस के मरीज मौजूद है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने अपनी जांच में ये इंकिशाफ किया है। दोनों इदारों ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हासिल किए जाने वाले सीवरेज के पानी में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के RNA की बुनियाद पर यह एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हैदराबाद के 80% सीवरेज टैंक में कोरोना वायरस के असरात पाए गए हैं। मुतासरीन की बड़ी तादाद में अलामात नहीं पाई जा रही है, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें अलामात जाहिर होने लगी है। मुहक्किकीन और डायरेक्टर CCMB ने कहा कि कोरोना वायरस के RNA की निशानदही किए गए STPs में शहरी बल्दी इदारों और महकमे सेहत को फौरी इक़दामात करते हुए हॉटस्पॉट की निशानदही करने पर जोर दिया गया है ताकि दीगर लोग मोहलक वबा से मुतासर न हो। तौहीन अदालत मामले में सजा के तयन को टालने के लिए दाखिल की गई प्रशांत भूषण की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि न मुझे रहम चाहिए और न मैं उसकी मांग कर रहा हूं, ना ही मैं किसी किस्म की अदालत से नरमी चाहता हूं। कोर्ट मेरे लिए जो भी सजा तजवीज़ करेगा उसे मैं खुशी के साथ कबूल करूंगा। वाज़ेह है कि प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस बोबडे और सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक चीफ जस्टिस को लेकर काबिल एतराज़ ट्वीट किया था, जिस पर अदालत ने आज खुद नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी और 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को कसूरवार ठहराया गया था। गौरतलब है कि प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत के एक्ट 1971 के तहत या उसके बगैर 6 माह तक कैद की सजा हो सकती है। इस कानून के मुताबिक अगर मुल्जिम माफी मांगना चाहता है तो अदालत उसे माफ भी कर सकती है। कोरोना के दौर में लोगों के खौफ से फायदा उठाकर बदएतकादी के बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। कानपुर शहर से एक ऐसी ही खबर है। लोग शटआउट कार्ड गले में लगाए घूम रहे हैं, हालांकि इस कार्ड का कोई फायदा नहीं है। कोरोना के दौर में इसे बदएतकादी के कहें या खौफ का फायदा उठाकर बिजनेस की एक बात कही जाए, ये देखने वाली बात है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का खौफ मौजूदा वक्त में सभी को है, लेकिन ऐसे वक्त में लोग एहतियात के बजाय बदएतकादी की राह अपना रहे हैं। खबर के मुताबिक कानपुर शहर में हर 5वां शख्स शट आउट वायरस कार्ड गले में लगाए घूम रहा है। बताया जा रहा है कि ये कार्ड कोरोना से महफूज रहने में मदद देता है। बताया गया, लोगों से सुना, उन्होंने कहा कि इससे फायदा हो सकता है, वायरस आपके आसपास नहीं आएगा 1 महीने तक, तो हमने इसको खरीद लिया मार्केट से। कहीं कोई सरकारी गाइडलाइन या कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ हमने नहीं देखा। ये लोग, जी हाँ, लोगों के कहने पे ही ये किया है। किसी कंपनी का नाम लिखा है क्या इसका? जी नहीं, सिर्फ मेड इन जापान लिखा हुआ है। बाकी जो जापानी भाषा में लिखा हुआ है उसके ऊपर प्रिंट है, वो समझ में हम लोग को नहीं आता। कभी किसी डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या होगा? नहीं, किसी डॉक्टर से भी नहीं पूछा। महकमे सेहत के मुताबिक ये बदएतकादी है। कोरोना की दवा अभी तैयार नहीं हुई है। इस कार्ड से कोई फायदा नहीं है। लोग जाती तौर पर कार्ड गले में लटकाए घूम रहे हैं, जिसकी जांच बेहद जरूरी है। ये एक दूसरे से बात चलती कि इससे वायरस थोड़ा दूर रहता है, वायरस मेरे नज़दीक नहीं आता, तो हमने भी सोचा अगर जो भी है कम से कम अपनी बचत के हिसाब से ले ले, परंतु मेडिकल स्टोर वाले भी इसको ढंग से बताते नहीं हैं। और ये एक बहुत बड़ा हमको लग रहा है, क्योंकि ग्राहकों द्वारा ये मैसेज आ रहा है कि ये सब फ्रॉड है। अब कहाँ तक सच्चाई है, इसमें आप लोग आए, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम इस सच्चाई का इसमें कुछ है, फ़ायदा है तो हर कोई टांगे, नहीं है तो बेकार में पैसा देश का व्यर्थ जा रहा है। और ICMR की कोई गाइडलाइन भी नहीं आई है, तो ये चिंतन का विषय है। ये किस तरीके से इन्होंने इसको लागू कर दिया कि आम जनता जो है लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद जा रहे। अगर सही है तो हर आदमी टांगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी रक्षा हो पाए तो ऐसी चीज़ आ जाए तो बहुत अच्छी है, पर फ्रॉड हो तो पूरा बेकार है। ये केवल जो है एक कमाने का जरिया है। कोई कंपनी का नाम इसमें है या कुछ लिखा है? कंपनी का कोई नाम नहीं लिखा, मेड इन जापान लिखा है और टोटल जापानीज वर्ड में सब कुछ लिखा हुआ, जो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं और हम लोगों को इसका ज्ञात नहीं है। कार्ड टांगे घूम रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, उनको 10-10 दिन से सर्दी जुकाम बुखार है,
70% पेशेंट्स में मैंने देखा उनके रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो ICMR को इसके लिए कुछ प्रॉपर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज इस प्रकार से करोड़ों रुपए का अपना वो कर रही हैं, जिससे कि हमारी आम जनमानस को ठगा जा रहा है। इसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ कोई भी चिकित्सक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी को, कोई भी चिकित्सक कोई दवा निकालते हैं तो उसके लिए टेस्टिंग शुरू हो जाती है। उसके लिए सरकार कहती है कि नहीं, इसको ट्रायल पे लिया जाएगा, ये इतनी जल्दी दवाई कैसे निकाल दी, इसका कोई समुचित उपाय नहीं है। तो इसी प्रकार से सरकार को भी, ICMR को भी प्रॉपर सख्त कदम उठाने चाहिए। अभी तक जहाँ तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है तो इस प्रकार की अंधविश्वास वाली चीज़ों को नहीं पनपने देना चाहिए। इसकी कास्ट भी बहुत ज़्यादा है, लोगों में एक अंधविश्वास डेवलप है, लोगों में होड़ मची हुई है। अगर वाकई में ये काम कर रही होती तो फिर कोरोना हमारे देश से ख़त्म हो गया होता। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के गले में कार्ड का मसला हल नहीं हो सका है। ये कार्ड कहां से आता है, क्यों तैयार किया जा रहा है और कौन सी कंपनी इसे तैयार करती है? बस इतना कहा जा सकता है कि कोरोना के दौर में लोगों के खौफ से फायदा उठाकर बिजनेस चमकाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस का डर सबके मन में है। शायद यही वजह है कि लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आजकल बाज़ारों में एक कार्ड बिक रहा है जो इस बात को बताता है कि इससे वायरस से बचा जा सकता है, जिसे लोग अपने गले में लटका कर घूम रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जब इस मामले की पड़ताल करी तो पता चला कि उन्हें खुद नहीं पता है कि इसको लटकाने से वायरस नज़दीक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनका कहना है कि उसके लिए ना ही कोई गाइडलाइन जारी की गई है, ना ही कोई ऐड आया है, ना ही किसी ने बताया है। बस लोगों ने पहना तो उन्होंने भी पहन लिया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जब कोई दवा या वैक्सीन बनाई जाती है तो उसके लिए कई चीज़ें पूरी करनी होती हैं, उसकी जांच होती है, ICMR जांच करता है, लेकिन इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। शायद इसके पीछे कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो फ्रॉड कर रही है और इसे बाज़ारों में बेच रही है। कानपुर से संदीप इस वक्त की अहम खबर, राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर का आगाज। इंजीनियर मंदिर के मकाम पर मिट्टी का मुआयना कर रहे हैं। मंदिर की तामीर का 36 से 40 माह में मुकम्मल हो जाएगा। तामीर के कामों में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान सामने आया है। अहम खबर है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बयान दिया है। इंजीनियर मंदिर के मकाम पर मिट्टी का मुआयना कर रहे हैं। मंदिर की तामीर का काम 36 से 40 माह में मुकम्मल हो जाएगा। तामीर के कामों में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर का आगाज हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बयान दिया है। इंजीनियर मंदिर के मकाम पर मिट्टी का मुआयना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बयान दिया है कि मंदिर की तामीर का काम 36 से 40 माह में मुकम्मल हो जाएगा और तामीर के कामों में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली NCR में बारिश की वजह से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गई हैं। गाड़ियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली NCR में बादल छाए रहने और बारिश होने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरीदाबाद और हरियाणा में आइंदा कुछ घंटों में औसत बारिश हो सकती है। फरीदाबाद दिल्ली की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं दिल्ली के ढोला कुआं से प्रीति ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। NCR में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण दिल्ली में वाटर लॉगिंग के कारण लोग परेशान हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस समय हम खड़े हैं ढोला कुआं में और आप यहाँ पे लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो चुकी है और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है उसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी आप देख सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त तक जो बारिश है वो लगातार ऐसे ही होगी, लेकिन 21 और 22 तारीख का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 2 दिन आने वाले 2 दिन बारिश जो है वो बढ़ेगी और लोगों को ऐसे ही
सामना करना पड़ेगा वाटर लॉगिंग का। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है उससे सरकार की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है, सरकार के दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। एमसीडी ने किस तरीके से और दिल्ली सरकार ने किस तरीके से इंतज़ाम किए हैं वो आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि अगर वाटर लॉगिंग को लेकर इंतज़ाम किए गए होते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। हालांकि बारिश की वजह से मौसम ज़रूर सुहाना हो गया है, लेकिन लोगों को वाटर लॉगिंग और जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। गुरुग्राम में देर रात से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है। गुरुग्राम के बस स्टैंड से धर्मवीर शर्मा ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। में देर रात से हो रही बारिश ने एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर आप देख सकते हैं किस कदर पानी भर गया है। लोगों का जो है बस स्टैंड तक आना मुश्किल हो गया है। जो भी लोगों को बस लेने के लिए अगर बस स्टैंड आना है तो उन्हें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नाव का सहारा लेना होगा, क्योंकि पूरा बस स्टैंड जो है वो पानी से लबालब भर गया है। और यहाँ पर जो लोग भी बस स्टैंड में कहीं भी जाने के लिए आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी दिक्कत जो है वो सामने आ रही है। अब आप तस्वीरों में देखिए कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके पास किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ अपने जूते हाथ में उठाए हैं, बल्कि जो उनको डर भी है कहीं जहाँ भी उन्हें जाना है, कहीं ऑफिस जाना है तो वो कहीं भीग ना जाएं। और उसके बाद भी उन्हें लगातार जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। ये सिर्फ अकेले गुरुग्राम के बस स्टैंड की कहानी नहीं है, बल्कि पुराने गुरुग्राम में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ लगातार पानी भरा हुआ है और लोग जो हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कल भी जिस तरह से बारिश के बाद गुरुग्राम में काफ़ी पानी भर गया था, ठीक उसी तरह से आज की कहानी है। आज भी गुरुग्राम में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, नई कॉलोनी हो, या फिर हम यूँ कहें कि जो निचले इलाके हैं सेक्टर 10 हो या सेक्टर 9 हो, हर तरफ पानी ही पानी है और हर तरफ जो लोग हैं वो काफ़ी मुश्किलों में हैं। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। मरकजी वजारत जल शक्ति ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान कृष्णा और गोदावरी आबी तनाज़ात की यकसोई के लिए 25 अगस्त को एपेक्स काउंसिल का इजलास तलब किया है। इजलास में तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी को भी शिरकत की दावत दी गई है। मरकजी वजारत के मुताबिक दोनों रियासतों के आबी तनाज़ात की यकसोई के सिलसिले में दोनों हुकूमतों में इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इजलास की सदारत करेंगे और दोनों चीफ मिनिस्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शिरकत कर सकते हैं। तेलंगाना की जानिब से रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की मुखालफत की जा रही है, जबकि आंध्र प्रदेश में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ नुमाइंदगी की। तेलंगाना के वज़ीर आला ने इस मामले पर हुकाम के साथ प्रगति भवन में इजलास मुनक्किद किया और तमाम दस्तावेजात के साथ तेलंगाना के आबी मसाइल को पेश करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि दोनों रियासतों में आबी तनाज़ात की यकसोई के लिए आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत एपेक्स काउंसिल तश्कील दी गई है। काउंसिल का ये दूसरा इजलास है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में इन्हदाम की गई 2 मसाजिद को उसी मकाम पर दोबारा तामीर करने के लिए रियासती हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अदालत ने अर्जी को कबूल करके चीफ सेक्रेटरी, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और हैदराबाद कमिश्नर पुलिस GHMC कमिश्नर को नोटिस जारी किए हैं। बार काउंसिल के रुकन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन जाकिर हुसैन जावेद ने अर्जी दाखिल की है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मरतबा अदालत को स्पेशल गवर्नमेंट प्लीडर ने बताया था कि मसाजिद को मुनहदम करने का कोई इरादा नहीं था और इमारत का मलबा गिरने से मसाजिद को नुकसान हुआ है। उन्होंने मसाजिद को उसी मकाम पर तामीर करने का तज़किरा किया, लेकिन हलफनामे में उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने मसाजिद के इन्हदाम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया और मसाजिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर करने की अपील की। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तबलीगी जमात मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में हैदराबाद के 4 मकामात पर धावे किए और तलाशी ली। ये धावे उस केस में मुल्क भर में की जा रही तलाशी कार्रवाई का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक ईडी की टीमों ने मलेपल्ली में वाक़े तबलीगी जमात के मरकज़ के अलावा मलकपेट इदारा मिलिया में धावे की और तबलीगी जमात के 64 बैरूनी शहरियों से मुतल्लिक़ तफसीलात हासिल की। मलेपल्ली के मरकज़ पर ईडी की टीम ने मरकज़ की सरगर्मियों के अलावा माली मामलातों की भी तफसील हासिल की और छापेमारी के दौरान जब्त की गई अशिया को दिल्ली लेकर रवाना हुए।